हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 110 का यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा राइट टू इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। तो इस प्रेजेंट वर्ल्ड में जो मेजर्स लिए जाते हैं या जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जाती हैं, वो सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिक्स को देखकर ही की जाती हैं। ठीक है, पर ये कभी नहीं देखा जाता कि जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। ठीक है, अब कंट्रीज जो होती हैं वो सिर्फ सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स पर ही लगी रहती हैं। ठीक है, इकोनॉमी को अपनी स्ट्रेंथ करने में लगी रहती हैं, पर कभी कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर कोई सवाल नहीं उठाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। तो इसी वजह से एक कंसेप्ट निकल के आता है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। अब इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी होती क्या है? इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एम्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रेवेजेस ऑफ नेचर, मैन मेड थ्रेट्स टू नेचर एंड डिटरेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, इसका एम क्या है? इसका एम ये है जो भी लोग हैं उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी इफेक्ट्स हुए हैं मैन मेड थ्रेट्स की वजह से इकोसिस्टम में, उनसे सबको बचाया जा सके। ठीक है, और नेचुरल इन्वायरमेंट का जो डिटेरियोरेशन हो रहा है उसको भी हम कम से कम कर सकें। डेवलपिंग कंट्रीज में क्लीन वाटर रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है। ठीक है, जिससे कि एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल थ्रेट देखने को मिलता है, स्पेशली इन इन दी डेवलपिंग कंट्रीज। एज वेल एज जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक सीरियस इशू बना हुआ है। ठीक है, जिससे कि जो वेदर पैटर्न्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल रही हैं। एक्सट्रीम वेदर एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर। तो ये सब इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी में आता है कि ये जो भी चैलेंजेस आज के समय पर हम फेस कर रहे हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। The right to a clean environment requires an assurance of healthy human habitat, clean water, air, and soil that are free from toxins or hazards that threaten human health. अब जो राइट है हमारा क्लीन इन्वायरमेंट का, इसमें कुछ हमें एश्योरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए तो हमें एक हेल्दी ह्यूमन हैबिटेट चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, और क्लीन सॉइल चाहिए। ठीक है, जो कि टॉक्सिन्स और हैजर्ड से फ्री हो, और ताकि ये सब चीज़ें जो हैं वो आगे जाकर ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट ना दे सकें। इसमें जो भी स्टेट्स होती हैं उनको नेसेसरी मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए कहा जाता है, इन ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, हाउ एवर द एफर्ट्स टुवर्ड दिस एंड आर ऑफन कंस्ट्रेन्ड बाय लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब इन सभी चीज़ों के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर किसी कंट्री के पास क्लीन वाटर, क्लीन क्लीन एयर, क्लीन सॉइल, ठीक है, ये सब रिसोर्सेज होंगे ही नहीं, तो ये इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज में इन सब रिसोर्सेज का लैक है। ठीक है, इन सभी के पास रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है वो अपने देश में वो इम्प्लीमेंट कर सकें। फाइनेंशियल भी हमें हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, अगर हमें इम्पोर्ट भी करनी है कोई चीज़ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस है नहीं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में खासकर हमें ये सब लैक देखने को मिलता है। ठीक है, शॉर्टेज देखने को मिलती है इन सभी रिसोर्सेज में। पर जिससे जितना हो सकता है उसे अपने लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। According to Principle 7 of Stockholm Declaration, the states are required to take steps to prevent pollution of the environment by substances which affect the human health. अब अगर हम प्रिंसिपल 7 उठाएं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का, उसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि जो भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं उनको ये कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम प्रिवेंट कर सकें, जो कि आगे जाकर ह्यूमन हेल्थ के लिए ही थ्रेट बनेगा। ठीक है, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में भी इन्वायरमेंटल सेफ्टी की प्रोविजंस दिए जाते हैं। इसमें ये बताया गया है कि राइट टू लाइफ तो है ही हमारे साथ, पर राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, जहाँ पर एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट
का प्रोविजन है, ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस बना हो और जो कि स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता हो। तो ये होता है इंडियन कंटेक्स्ट में इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो दिसंबर 2015 में साइन हुआ था बाय 195 कंट्रीज। अब ये जो साइन हुआ, इस समय COP21 चल रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21st मीटिंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें एक लैंडमार्क कंसेंसस बनाया गया कि हमें इन 3 पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा काम करना है। सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज इज ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। सेकेंड है इट इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट एंड द मैनकाइंड। अब इन्वायरमेंट पे इसके इफेक्ट्स देखने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ मैनकाइंड भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट में आती है। थर्ड है ग्लोबल एक्शंस इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड। इन सभी को कम करने के लिए, इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए हमें ग्लोबल एक्शंस भी लेने चाहिए। तो ये सब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में साइन किया गया था। तो सबसे पहला जो फॉरेन सॉरी जो रीजन है वो है ह्यूमन जनरेटेड एमिशंस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे घरों में आजकल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, वो किसी ना किसी की जो गैस है उसको एमिट करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं, CFC, एसीज और रेफ्रिजरेटर से मिलती हैं। तो ये सभी गैसेस क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो कि जाना जाता है ग्रीन हाउस गैस के नाम से। अब अकॉर्डिंग टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC के अकॉर्डिंग ये जो सारी गैसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हीट ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट बढ़ता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि वाटर लेवल में राइज देखने को मिलता है। अब वाटर लेवल राइज होगा, कुछ आइलैंड कंट्रीज जो होती हैं वो डूबने लगेंगी। ठीक है, वहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब हमें बताया गया है कि इस सभी से हमें बचना है। सेकेंड, राइजिंग टेम्परेचर इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट एंड मैनकाइंड। अब जो राइजिंग टेम्परेचर है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ये थ्रेट है इन्वायरमेंट और मैनकाइंड दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें शिफ्टिंग पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि डेंजरस हैं। ठीक है, डेडली ड्रॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब जैसे जैसे जो सीज़न पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अब वाइल्ड फायर्स लगने लगेंगी। ठीक है, पिछले साल हमने कनाडा में वाइल्ड फायर्स का देखा था। ये सब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से हो रहा है। तो इससे बचने के लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ कहा गया है। ठीक है। थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग कैन बी मिटिगेटेड ओनली विद ग्लोबल एक्शंस। अब ये सब करने के लिए कोई एक देश आगे थोड़ी ना आ सकता है। इस सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कलेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, ग्लोबल एक्शंस लेने चाहिए। अब इसमें क्या है कि सारे देशों को एक साथ मिलकर आना चाहिए आगे, कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, जो हमारा 2 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है उसको कम कर सकें। ठीक है, उसके रिस्क को कम कर सकें, और उसी के साथ साथ जो भी टेम्परेचर राइज हुआ है, जैसे कि 2 डिग्री हमारा टेम्परेचर राइज हुआ है, उसे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ला सकें। तो ये सब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कहा गया है। अब इसके अंदर टारगेट्स क्या क्या हैं, इसमें मेनली हमें 3 टारगेट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है मिटिगेशन ऑफ एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, द ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्लाइमेट गोल्स। थर्ड है सपोर्ट फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो है लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो इनसे कुछ गैस निकलती हैं। अब ये जो गैस होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती हैं, जो कि हीट को ट्रैप करके रख लेती हैं। इससे टेम्परेचर राइज होने लगता है। ठीक है, अगर हम आज के डेटा की बात करें तो लगभग लगभग हमारी अर्थ का जो 2 डिग्री टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। ठीक है, अब पेरिस क्लाइमेट में एक टारगेट बनाया गया है कि 2030 तक, ठीक है, या 2025 तक हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर को लाना है।
कैसे भी करके, ठीक है। बाय लेवलिंग ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, इन सभी गैसेस का एमिशन कम करके कार्बन न्यूट्रल बनना, ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही कम करना है, ठीक है, ये सब इसमें टारगेट में बताया गया है। सेकेंड है प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड द अचीवमेंट ऑफ मोर एम्बिशियस टारगेट्स। अब इन सभी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि सभी कंट्रीज को थोड़ा थोड़ा फंड देगी, ठीक है, इन सभी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। अब फंड देते समय जो ये कंट्रीज हैं उनमें कुछ करप्ट लोग आ गए, वो फंड को बीच में से ही गायब कर देंगे, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं रहेगी। इसीलिए हमें इस करप्शन को रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ठीक है। इसलिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कुछ मैंडेटरी मेजर्स होते हैं, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। पब्लिक रिपोर्टिंग्स देनी चाहिए कि कितनी प्रोग्रेस आपने की है 10 सालों में, 5 सालों में, वो आप पब्लिक को बताएं, ठीक है। कितने टारगेट्स आप फुलफिल कर सके हैं वो हमें बताएं। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया है ताकि जो पूरा सिस्टम है वो अच्छे से स्मूथली वर्क कर सके। थर्ड आता है मोबिलाइज सपोर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्शन इन डेवलपिंग नेशंस। अब जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनके पास फाइनेंशियली इतनी हेल्प नहीं होती कि वो इन सभी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि डेवलपिंग नेशन सारा पैसा अपने डेवलपमेंट में लगा देते हैं। वहीं जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनके पास लग्जरी होती है, वो इन सभी एग्रीमेंट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर ऐसा केस हमें डेवलपिंग कंट्री के साथ देखने को नहीं मिलता। या तो छोटी आइलैंड कंट्रीज होती हैं, वो सबसे कम कंट्रीब्यूट कर पाती हैं क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। इसीलिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में एक प्लान बनाया गया है कि जो भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि क्लाइमेट चेंज को वो अच्छे से मिटिगेट कर सकें और उसके रेजिलियंस को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। अब ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट काम कैसे करता है? तो जब ये इफेक्ट में आया उस समय एक कंडीशन थी कि एटलीस्ट 55 नेशंस होने चाहिए इसमें जो कि रिप्रेजेंट करें 55% ऑफ द ग्लोबल एमिशन, ठीक है। ऐसे हमें 55 नेशंस चाहिए जो कि 55% जो ग्लोबल एमिशन होता है उसको रिप्रेजेंट करें। ये 5 अक्टूबर 2016 को यहाँ पर हुआ था और ये एग्रीमेंट इसके 30 दिनों बाद यानी 4 नवंबर 2016 को इम्प्लीमेंट हो चुका था। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 197 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ठीक है। और जो लास्ट सिग्नेटरी था वो था सीरिया, ठीक है, जो कि वॉर के चलते इसमें आया था। उसने भी पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो पेरिस एग्रीमेंट होता है उसका ये एम रहता है कि जो हमारा 2 डिग्री का जो टेम्परेचर बढ़ा है अर्थ का, उसे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाके छोड़ सकें और हो सके तो इससे भी कम कर सकें। नेक्स्ट आता है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें बहुत दशकों का समय लगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। इसी को फॉलो करते हुए 1992 में रियो अर्थ समिट होता है, ठीक है, ब्राजील में, जिसमें एक सीरीज ऑफ इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स को फॉलो किया जाता है, ये अडॉप्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग द यूएनएफ ट्रिपल सी विच रिमेन्स इन इफेक्ट टुडे। अब ये दोनों जो एग्रीमेंट हैं, रियो अर्थ समिट या यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनएफ ट्रिपल सी तो अभी भी इफेक्ट में है, पर जो रियो अर्थ समिट है ये कहीं ना कहीं अब नेग्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। An international treaty UNFCCC aimed to prevent dangerous human interface with Earth's climate systems। अब इसका काम क्या होता है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से जो अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, वेदर पैटर्न्स में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, उससे प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या पूरे जो भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर, जो भी क्लाइमेट चेंज से जूझ रही हैं उनको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके।
उसी को फॉलो करते हुए एक क्योटो प्रोटोकॉल होती है, जो कि है जापान में होती है। ये एक लैंडमार्क इन्वायरमेंटल ट्रीटी होती है, जो कि 1997 में यहाँ पर अडॉप्ट की जाती है। जो इम्पोर्टेंस है क्योटो प्रोटोकॉल का, वो एक मैंडेट की तरह काम आता है, ठीक है। जो भी कंट्रीज इसका पार्ट होती हैं, उनके उनको एक मैंडेट दिया जाता है, ठीक है, जो कि लीगली बाइंडिंग होता है सब पे। मतलब इस प्रोटोकॉल को जो भी ज्वाइन करेगा, उसके लिए कुछ कंपल्शंस हमेशा रहेंगे, ठीक है। जैसे कि एमिशंस को रिड्यूस करने के जो भी टारगेट्स होते हैं, वो उनको फुलफिल करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी के साथ साथ जो ये प्रोटोकॉल होती है, वो 2005 में कहीं इफेक्ट में आती है, जिसके बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट जो होते हैं फॉर डेवलप्ड कंट्रीज ओनली, ठीक है। अब इसके जो सबसे पहले टारगेट्स होते हैं, वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए रहते हैं, पर जैसे जैसे टाइम पास होता है, वैसे वैसे ये डेवलपिंग कंट्रीज भी फॉलो करने लगती हैं। द क्योटो प्रोटोकॉल्स इनिशियल कमिटमेंट पीरियड एक्सटेंडेड टू 2012। अब जो इसका पीरियड होता है 2005 से हटकर अब 2012 हो जाता है। उसके बाद 2012 से हटकर 2020 हो गया। अब 2020 में अब जानते हैं कि कोविड आया, अब फिर से ये एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके जो डिफरेंसेस हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल में, वो हमें यहाँ पर देखने चाहिए। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है क्योटो प्रोटोकॉल का, वो ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी यहाँ पर टारगेट्स हैं, वो सब पे बाइंडिंग हैं, सबको पूरे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई कंप्लीट नहीं करता, तो उसको पेनल्टीज यहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है। पर ये सब सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होता है, क्योंकि इनके पास लग्जरी होती है, इनके पास पैसा होता है ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज पे ये सब बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि इसमें ये सबको पता होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा अपनी डेवलपमेंट के लिए लगाना है। पहले डेवलप हो जाए, फिर बाद में ये चीजें देखती हैं। उसके बाद देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड इन पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि यहाँ पर रिजिडिटी मेंटेन हुई हुई है, पर पेरिस एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर कोई कमिटमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई नेशन फॉलो नहीं कर सकता, तो वो उसे आराम से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फ्लेक्सिबल थिंग्स हो जाती हैं यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में। लास्ट आता है इंडिया एंड द पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट्स। अब इंडिया का क्या स्टैंड है पेरिस कमिटमेंट्स के साथ? तो इंडिया ने कुछ 3 हमारे टारगेट्स बनाए हैं, जो कि इसको फुलफिल करने हैं। तो इसमें सबसे पहला टारगेट है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम से कम रखना, ठीक है। 33 से 35% अपने एमिशंस को कम करना बिलो बाय 2030, ठीक है। 2030 तक हमें जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, उसको 33 से 35% तक कम करना है, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज पर हमें रिलाय करना है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में हमेशा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज इससे निकलती हैं। तो इंडिया का ये टारगेट है कि 40% हमें अब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज पर रिलाय करना है, ठीक है। हमें कार्बन सिंक कंट्री बनना है, ठीक है, जहाँ पर जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है वो ट्री कवर्ड हो बाय 2030। तो इसी के साथ साथ जो इंडिया की एग्रेसिव पॉलिसी है ऑन दी रिन्यूएबल एनर्जी, वो वहाँ के कुछ डोमेस्टिक इंसेंटिव्स हैं, वो यहाँ पर पूरे कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, उसका इंडिया का जो स्टैंड है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेके, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हाउस होल्ड्स एनर्जी ये यूज़ करने में यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बताया जाता है कि हमें यूज़ करने चाहिए हाउस होल्ड में एनर्जी प्रोड्यूस करने में। और फाइनली, इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बेनिफिटेड कंट्री है बाय द सोलर एनर्जी इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर सनलाइट अबंडेंट अमाउंट में होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया वहाँ पर सोलर पैनल्स को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उससे इसको इकोनॉमिकली फायदा मिलता है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो इंडिया की अप्रोच है क्लाइमेट चेंज को लेके, वो यूएनएफसीसीसी द्वारा गाइड की जाती है, ठीक है। और कुछ पेरिस एग्रीमेंट के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंडिया फॉलो करता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से कलेक्टिव मैनर में इन सभी को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये खत्म होता है हमारा बीपीएससी 110 का यूनिट नंबर 7।